पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? कभी सोचा है आपने इस बात को? पृथ्वी पर जीवन आया कहाँ से है? क्या ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे प्लैनेट से, किसी मीटियोर या किसी एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से प्लैनेट अर्थ पर जीवन आया, या प्लैनेट अर्थ के खुद के एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पर खुद ही जीवन पनप गया? और जो पहला जीवन आया वो कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था? क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स था? क्या वो बहुत बड़ा जीव था? क्या वो बहुत छोटा सा जीव था? आखिर ये था कैसे? देखिए, ये जानने से पहले सबसे पहले तो अपने पृथ्वी के निर्माण के बारे में हमें जानना ही जानना पड़ेगा। देखिए, आज से 460 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में कहीं पर धूल कण के बादल मंडरा रहे थे। उसके बगल में ही एक स्टार का डेथ हो रहा था सुपरनोवा विस्फोट के कारण से। जब बगल में मौजूद वो स्टार मर रहा था तो वो इतना तेज विस्फोट किया कि उस विस्फोट से बहुत सारी एनर्जी निकली, बहुत सारा प्रेशर बना उससे, और जो उसके बगल में धूल कण के बादल जो कि बहुत ज़्यादा थे वो मंडरा रहे थे, उस पर वो प्रेशर और वो एनर्जी लगने लगती है। अब क्या होता है, इस प्रेशर, गर्मी और एनर्जी के कारण से इस धूल कण के बादल पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है। धीरे 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 करते करते यही धूल कण के बादल अब आपस में इकट्ठा होते होते, कंडेंस्ड होते होते एक बहुत बड़े पिंड का निर्माण कर लेते हैं। ये पिंड बिल्कुल तपता हुआ गोला था जिससे बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। जानते हैं इस पिंड का नाम क्या था? ये पिंड था हमारा सूर्य, जो कि एक तारा है, एक स्टार है। मतलब एक स्टार मरा, उसने अपनी गर्मी और एनर्जी को इस तरीके से ट्रांसफर किया कि एक दूसरा स्टार बन गया, एक दूसरे स्टार का निर्माण हो गया। ये जो सूर्य नया नया अभी निर्मित हुआ, इसके चारों ओर अभी भी बहुत सारे धूल कण के बादल मौजूद थे। ये क्या हुए, ये जो धूल कण के बादल थे ये भी आपस में कंडेंस्ड होकर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से इसके चारों ओर छोटे छोटे पिंड का निर्माण करने लगे। कुछ पिंड ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा गैस की मात्रा थी, जो कि गैसियस प्लैनेट बन गए, जो कि आज हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस जैसे ग्रह के बारे में जानते हैं। और कुछ पिंड ऐसे थे जो कि बहुत ही ठोस और स्थलीय पिंड का निर्माण कर लिए, जिनके चारों ओर जमीन बहुत ज़्यादा थी, जैसे बुध ग्रह, जैसे वीनस, और क्रम में तीसरे नंबर पर हमारे प्लैनेट अर्थ का निर्माण हो गया। तो कुछ ऐसा बना हमारा पृथ्वी ग्रह। लेकिन निर्माण के बाद क्या हुआ, यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है, यहीं से तो फैसिनेशन चालू होता है। जब पृथ्वी का निर्माण हो गया, वो एक बिल्कुल तपते हुए गोले की तरह थी। अब देखिए, ये जो नया नया प्लैनेट अर्थ बना है, उसके ठीक बगल में ही एक और छोटा सा पिंड था जिसका नाम था थिया। ये छोटा सा ग्रह अचानक से आके पृथ्वी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में तैरने लगता है, और ये तैरता हुआ मलबा धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोबारा से एक पिंड बना लेता है, जो कि है आज का हमारा चंद्रमा। ये प्लैनेट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और प्लैनेट अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अब जब प्लैनेट अर्थ के फॉर्मेशन को लगभग 45 से 50 करोड़ साल हो गए थे, तब एक बहुत ही विचित्र घटना घटती है। अंतरिक्ष में बहुत कहीं दूर से कुछ ऐसे मीटियोर्स और एस्टेरॉयड पृथ्वी पर लगातार बॉम्बार्डमेंट करने लगे, जो अपने साथ प्लैनेट अर्थ पर पहली बार वाटर को भी साथ में लेके आए थे। ये वाटर उस समय बर्फ के रूप में था, जमा हुआ था, और जैसे जैसे बॉम्बार्डमेंट होता जा रहा था, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने साथ पानी को भी लेकर आ रहे थे। लेकिन खास बात आपको बताऊं, ये जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा था वो कोई 1-2 करोड़ साल के लिए नहीं, पूरे 30 करोड़ साल तक चला। और प्लैनेट अर्थ पर ही नहीं, चंद्रमा पर भी हुआ। इसीलिए माना जाता है कि वहाँ पर भी साउथ पोल में कहीं पर पानी मौजूद है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जीवन प्लैनेट अर्थ पर बाहर से आया कि नहीं आया, ये तो अभी हम आगे जानेंगे। लेकिन प्लैनेट अर्थ पर पानी बाहर से आया, ये फॉर श्योर साइंटिस्ट बता चुके हैं कि ये बाहर से ही आया। और यही पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं प्लैनेट अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर। पानी नहीं होता तो कभी भी प्लैनेट अर्थ पर जीवन आता ही नहीं। 1950 के दशक में 2 वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक शीशे के जार में वही गैसेस भरी जो शुरुआती पृथ्वी के वातावरण में था। जब पृथ्वी का निर्माण हो गया था, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से बहुत सारी गैसेस जो प्लैनेट अर्थ पर बन गई थी, वैसा वातावरण उन्होंने उस शीशे के जार में क्रिएट कर दिया। उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, पानी की भाप, ये सारा एनवायरनमेंट उस जार में क्रिएट कर दिया। फिर उन्होंने उसमें बिजली के झटके दिए, जैसे बिजली कड़कती है ना, इमेजिन करो उस समय जैसा माहौल रहा होगा, बिजली कड़क रही होगी वातावरण में, ठीक वैसा ही माहौल क्रिएट कर दिया। कुछ ही दिनों में
उस जार के अंदर अमीनो एसिड का निर्माण होने लगा। अमीनो एसिड बन गए। अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कई सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मानिए आप जीवन की बुनियादी ईंटें, अगर ये ना हो तो कभी जीवन बनेगा ही नहीं, शरीर बनेगा ही नहीं, बॉडी का निर्माण ही नहीं होगा। इसका मतलब है 1950 में ही इंसान ने जीवन बना दिया था एक लैब में, शीशे के जार में, और इसने ये साबित किया कि सही परिस्थितियों में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं अपने आप ही, बिना किसी की मदद के, जो जिंदगी के बुनियादी चीज़ों का निर्माण अपने आप करने लगते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ये हाइपोथेसिस दिया कि इस दुनिया में, हमारे इस प्लैनेट अर्थ पर पहली बार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज से 3.8 अरब साल पहले, जब पृथ्वी पर महासागर स्टेबल हो गए थे, पृथ्वी पर पानी ही पानी हो चुका था और वो पानी अब शांत भी हो गया था, तभी अचानक पृथ्वी पर कहीं पर एक बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। ये बिजली का तेज झटका उस समय के महासागर में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन को चालू कर देता है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल मॉलिक्यूल का निर्माण करने वाले थे। देखिए, वातावरण में पहले से ही बहुत सारी गैसेस मौजूद थी। वातावरण में उस समय सल्फर, मीथेन, पानी का भाप, खुद पानी मौजूद हो ही चुका था। बहुत सारी अमाउंट में नाइट्रोजन थी उस समय, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल हवा में थे ही उस समय। ये सारे वातावरण बहुत ही ज्यादा अनुकूल थे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जैसे न्यूक्लियो बेसिस, एडेनिन वगैरह, सिंपल शुगर, कुछ सिंपल फैटी एसिड, ये सब निर्माण होने लगे थे। क्या होता है, धीरे धीरे करते करते यही सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करने लगे। लेकिन जरूरी ये था उनके लिए कि इन्हें एक ऐसा बेस मिले जहां पर ये मॉलिक्यूल पानी में तैरते हुए न रहें, बल्कि इन्हें एक ऐसा सरफेस मिल जाए जहां पर ये एक जगह स्थिर होकर धीरे धीरे आपस में जुड़ सकें और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर सके। क्या होता है, नए नए बने महासागर के कारण से जो मिट्टी बनी थी वहां पर ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने लगे और आपस में जुड़ने लगे, और इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल जो जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करने वाला था वो निर्मित हो जाता है। वो होता है आरएनए का मॉलिक्यूल, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड। आरएनए वही मॉलिक्यूल है जो खुद को अपने आप ही कॉपी कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी किए रहता है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, यानी अमीनो एसिड का सिंथेसिस भी कर देता है। वो पानी में तैरते हुए ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। माना जाता है कि जीवन की शुरुआत का पहला कदम था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं फुका। आज हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, गाय, भैंस, मछली, प्लांट्स, अमीबा, कुछ भी, हम मनुष्य भी, ये सब इसी फुका के ही नतीजा है। मतलब ये हमारा पर मिलियंस ऑफ टाइम भी अगर हम पीछे जाएं तो ये हमारा उतना पुराना परदादा है। लेकिन अभी लाइफ की पूरी डेफिनेशन तय नहीं हुई है। लाइफ के लिए तो मेटाबॉलिज्म भी चाहिए, वो अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करे, रिप्रोड्यूस करे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी का, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं। जैसे अगर आप अपने सेल में ही देखें तो सेल के बाउंड्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। लिपिड्स होता है उसमें अमीनो एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, तब कहीं जाके इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जीवन संभव हो पाता है। और फुका के अंदर अभी ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो अब आगे देखिए क्या होता है। ये आरएनए का मॉलिक्यूल अब धीरे धीरे आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण करने लगे। डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और क्या करता है डीएनए असल में अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर प्रोटीन बनाने का काम करता है। असल में आरएनए करता है, बट डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में, उन्हें प्रोटीन बनाने में। और लाइफ के लिए अमीनो एसिड और प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स का निर्माण भी होने लगा था। लिपिड्स यानी बुलबुले का निर्माण होने लगा था। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स फैटी एसिड और हाइड्रोकार्बन्स के ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका बाहरी जो हिस्सा होता है वो पानी को आकर्षित करता है और अंदरूनी हिस्सा पानी को प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपेल करता है।
अब ये जो गोल गोल लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं जो इस तरीके से फॉर्म हो गए थे कि वो एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दिए थे और उस बाउंड्री के अंदर का माहौल बाहर के माहौल से काफी अलग था। उस लिपिड के मॉलिक्यूल में ये डीएनए के मॉलिक्यूल और आरएनए के मॉलिक्यूल आकर फंस जाते हैं। बाहर एक झिल्ली, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। क्या समझ में आ रहा है? जी हाँ, यही तो है सेल के निर्माण की पहली सीढ़ी, जीवन के निर्माण की पहली सीढ़ी। बस इस सेल को अब क्या चाहिए कि ये सेल अब मेटाबॉलिज्म कर सके, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सके यानी रिप्रोड्यूस कर सके। ऐसा हो गया तो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। अब देखिए एक हाइपोथेसिस आता है, इसमें एक सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। इसमें क्या हुआ कि ये जो अभी अभी प्रोटोसेल बना है जिसमें लिपिड्स के मॉलिक्यूल के अंदर डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल हैं, उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसे एनर्जी मिलेगी समुद्र के अंदर कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर से। ये ऐसे वेंट्स होते हैं जो जमीन के अंदर से बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह कुछ गैसेस रिलीज करते हैं, कुछ मिनरल्स रिलीज करते हैं अंदर मैग्मा वगैरह के एक्टिविटी के कारण से। जिनमें से कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? आयरन, बेरियम, कैल्शियम, सिलिकॉन जैसे कई सारे मिनरल्स थे इसमें, और इसमें बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी भी थी। तो ये जो प्रोटोसेल बना है ये सारे मिनरल और एनर्जी का यूज करता था अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल था उसे निकाल देता था। अब चूंकि इसे एनर्जी मिल चुकी थी, न्यूट्रिएंट्स मिल चुका था, तो ये अब अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता था, अपने कॉपीज बना सकता था। तो जीवन के लिए जो 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, बाउंड्री बनाना वो हो चुका था, मेटाबॉलिज्म अपने लिए खुद एनर्जी बना पाना वो भी हो चुका था, और खुद को रेप्लिकेट करना, और कॉम्प्लेक्सिसिटी मतलब अब ये अमीनो एसिड, लिपिड्स, फैटी एसिड, ये सब चीजें इस प्रोटोसेल के अंदर आ चुकी थी। और लगभग आज से 3.5 अरब साल पहले ये एक कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर चुके थे, जिसे नाम दिया गया लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी लुका का, वो कॉमन एंसेस्टर जिसका डीएनए हम सभी के अंदर है। देखिए, पृथ्वी पर अब जीवन आ चुका था। लुका जो कि पृथ्वी पर पहला जीवन था, अब वो पृथ्वी भर में फैलने लगा। अलग अलग वातावरण में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग टेम्परेचर पर वो इवॉल्व होने लगा, और इवॉल्व होते होते अब ये 2 स्पेसिफिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो गया। एक बन गया आर्किया, वो ऑर्गेनिज्म जो ठंडे से ठंडे जगह पर रह सकता था, वो ऑर्गेनिज्म जो गर्म से गर्म जगह पर रह सकता था, किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकता था। और एक बन गया बैक्टीरिया, पानी में ही रहता था, मीथेन, सल्फर, हाइड्रोजन, इन सब ग्रीन हाउस गैसेस को खाता था और आउटपुट में ऑक्सीजन बाहर निकालता था। आज इस दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना, वो सब बैक्टीरिया का ये वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है, उसका मल है ये लिटरली। तो क्या हमने जाना, पृथ्वी पर पहला जीव लुका आया, वो 2 भागों में विभक्त हो गया, आर्किया और बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी आगे चलते चलते पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पर फैलने लगे, और जब ये अलग अलग जगहों पर जाने लगे तो इनमें भी कुछ एवोल्यूशन होने लगा, और ये एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया में इवॉल्व हो गए। मतलब एक ब्रांच इनसे एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया में अलग हो गई। एक ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर था क्लोरोफिल ए, जो कि सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाने लगी, और बदले में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करने लगी। इस स्पेसिफिक टाइप की बैक्टीरिया को नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने लगा एनवायरनमेंट में, जिसके कारण से धीरे 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 करते करते करोड़ों करोड़ों साल के लंबे प्रोसेस में पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे अब कम होने लगा। और कम ही नहीं होने लगा, जब नई नई पृथ्वी निर्मित हुई ही थी, पानी नया नया प्लैनेट अर्थ पर आया ही था, अभी मात्र 1-1.5 अरब साल बीते ही थे, तो नए नए पृथ्वी के सरफेस पर पानी में बहुत सारे आयरन मटेरियल भी थे, बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के मॉलिक्यूल भी थे वातावरण में। और आपको तो ये बात पता ही होगा कि आयरन यानी लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। ऐसा ही हुआ, पृथ्वी के क्रस्ट पर आज हम जितना आयरन ओर पाते हैं, वो सब आज से 3-3.5 अरब साल पहले ये जो साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज कर रही थी, उसके साथ आयरन जब रिएक्ट किया तो उसमें जंग लगने लगी, और वही आज पृथ्वी पर आयरन ओर के रूप में स्टोर हो गए हैं।
लेकिन ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये लगातार बहुत ही अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करती जा रही थी, लगातार करती जा रही थी। और ऑक्सीजन इसका वेस्ट मटेरियल था। ऑक्सीजन को ये खाती नहीं थी, उसे इनहेल नहीं करती थी या फिर उसको एज अ इनपुट इस्तेमाल नहीं करती थी। वो तो ग्रीन हाउस गैसेस को खाती थी ये साइनोबैक्टीरिया, और उसके लिए ये ऑक्सीजन, ये वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ये बेनिफिशियल नहीं था। तो क्या होता है जब 1 अरब साल और बीत जाता है इसी साइनोबैक्टीरिया को लगभग में, तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण से ये वातावरण उनके लिए बिल्कुल सर्वाइवल के लिए परफेक्ट नहीं था और वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो खत्म हो गए और वातावरण में छोड़ गए बहुत सारा ऑक्सीजन। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है, क्योंकि अब ऐसे जीव आने वाले थे प्लैनेट अर्थ पर जो ऑक्सीजन को अपना भोजन बनाने वाले थे और उसी का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के जीव अब आने वाले थे। तो अब आगे देखिए क्या होने वाला है, कौन कौन से जीव जंतु अब इवॉल्व होंगे, अब विकसित होंगे अब ऑक्सीजन आने की वजह से। अब देखो, आज से लगभग 2 अरब साल पहले एक बहुत ही नाटकीय घटना घटती है। यही जो आर्किया है ये अपने अंदर एक बैक्टीरिया को खा लेता है। जी हाँ, बैक्टीरिया को वो खा लेता है, लेकिन वो बैक्टीरिया को पचा नहीं पाता है। ये बैक्टीरिया इसके पेट के अंदर ही जीवित रह जाता है, बिल्कुल भी घुलता नहीं है, बिल्कुल भी पचता नहीं है। फिर क्या होता है, दोनों आपस में डील कर लेते हैं। कैसे डील करते हैं, देखो, बैक्टीरिया कहता है मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, तुम मुझे प्रोटेक्शन देना। दोनों ने ये डील स्वीकार कर ली और बन गए धरती के पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब यूकैरिया, और बन गए दोनों आपस में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। आज के समय में हम जो अपने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाते हैं वो यही बैक्टीरिया ही तो है जो आज से 2 अरब साल पहले इस आर्किया के अंदर चला गया। और आर्किया वही जो सेल है बाकी का, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह, बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो असल में आर्किया ही है। वो अभी बात पूरी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि आर्किया ने केवल एक बैक्टीरिया को ही एनगल्फ कर लिया। कुछ कोशिकाओं ने इसी तरह एक और जीव को अपने अंदर बसा लिया, उन्हें खा लिया, जो सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते थे, जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी एनर्जी बनाते थे। उन बैक्टीरिया को या उन सेल्स को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया और इस तरीके से वो सेल्स बन गए जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, जो सनलाइट का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी खुद बना सकते थे। और जो आजकल के हमारे प्लांट्स हैं, एल्गी है, ये सब उसी सेल के ही वंशज हैं। समय बीतता गया, अभी तक ये जो जितने भी जीव थे वो अकेले रहते थे, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। क्या होता है, धीरे धीरे यही सेल्स अब आपस में इकट्ठा होने लगते हैं, आपस में इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। ये कहते हैं चलो आपस में मिल कर रहा जाए, तुम मुझे सुरक्षा दे देना, मैं तुम्हें फूड दे दूंगा, या जो भी जरूरत है वो मुझसे ले लेना, बस साथ में रहो। बस यही प्रोसेस अब धीरे धीरे करते करते पृथ्वी पर पहली बार मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का अब एवोल्यूशन होने लगा। धरती पर अब पहली बार एल्गी आ चुकी थी जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना सकती थी, गीले जगह पर रहती थी और यही आगे चलकर पेड़ पौधों का निर्माण भी करेगी। पूरा फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है मैंने प्लांट किंगडम के ऊपर, आप वो वीडियो जरूर देखना। आज से लगभग 65 से 60 करोड़ साल पहले अब ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया था, वो धरती पर पहले थोड़े से बड़े से मुलायम शरीर वाले ऑर्गेनिज्म का रूप ले लिए, मतलब सॉफ्ट स्किन वाले केचुए की तरह या फिर जोंक की तरह कुछ एनिमल अब इवॉल्व होने लगे। धरती अब समुद्र के अंदर जीवों से भरने वाला था। धीरे धीरे करके अब समुद्र में बहुत सारे एनिमल इवॉल्व होने लगे, एल्गी, एडियाकैरन, बायोटा जैसे जीव, ये सब आने वाले थे। लेकिन तभी आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। धरती के इतिहास में इतना बड़ा इवेंट नहीं होने वाला था जो धरती पर जीव जंतुओं का अंबार लगाने वाला था। आज से 55 करोड़ साल पहले धरती पर समुद्र के अंदर जीवों का भरमार होने वाला था।
जिसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इसमें कोई धमाका नहीं हुआ था। लगभग 2-2.5 करोड़ के टाइम पीरियड में धरती पर इतने सारे और इतने अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व होने वाले थे, उत्पत्ति होने वाली थी उनकी, जिससे पृथ्वी पूरी तरीके से बदलने वाला था। इससे पहले पृथ्वी पर बहुत ही छोटे छोटे मुलायम जीव मौजूद थे, लेकिन अब ऐसे जीव इवॉल्व होने वाले थे जिनके ऊपर कठोर शेल थी, सिर होगा, पूंछ भी निकल जाएगी, अब इनमें कंकाल भी होगा। पहले के एनिमल्स तो देख भी नहीं पाते थे, अब ये देखना शुरू कर देंगे, अब ये शिकार करना भी शुरू कर देंगे। और इसका एकमात्र कारण था धरती पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ जाना। अधिक ऑक्सीजन मिलने से जीवों को ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी, जिससे और अधिक बड़े और जटिल शरीर विकसित होना संभव हो गया। समुद्र के पानी में कैल्शियम और बाकी के जो मिनरल्स थे वो तो पहले से ही था, बस और क्या है, ये सब चीजें शरीर पर कठोर खोल कवच बनाना, हड्डियां बनाना, ये सब अब आसान हो गया। ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन होने लगे जिससे अब शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे सिर, धड़, पैर, पूंछ, ये सब व्यवस्थित रूप से विकसित होने लगे। बहुत से फेमस जीव जिन्हें हम इंटरनेट पर देखते हैं, जिनके बारे में हम फैक्ट्स जानते हैं, वो सब अब पहली बार दिखने लगे। जैसे ट्राइलोबाइट, बहुत ही कठोर बाहरी कवच वाला, ये सबसे सफल जीवों में से एक था। ये जैसे एनोमेलोकैरिस, उस समय का सबसे बड़ा प्रीडेटर, सबसे बड़ा शिकारी, जिसकी बहुत बड़ी आंख थी, शिकार को पकड़ने में ये बहुत ज्यादा माहिर था। ओपापिनिया, जो अपनी 5 आंखों और लंबी सूंड जैसी संरचना के लिए आज भी फेमस है। इसके फॉसिल्स आज भी मिलते हैं। और इस दुनिया में आज के समय में जितने भी एनिमल के फाइलम हैं, यानी जीवों की विविधता के प्रकार, जैसे कीड़े मकोड़े, मछलियां, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड, ये सब उसी कैम्ब्रियन पीरियड में ही पहली बार आए थे और आज धीरे धीरे बड़े बड़े जानवरों में इवॉल्व हो चुके हैं। तो अब चूंकि धरती पूरी तरीके से एनिमल से भर चुकी थी, हालांकि समुद्र में ये सारे जीव थे, अब यहीं से धीरे धीरे जमीन पर भी एनिमल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पेड़ पौधे ये सब अब जमीन पर भी उगना शुरू हो जाएंगे। आगे की कहानी जानते हैं। समुद्र अब शांत था। बहुत सारे जीव अब समुद्र में तैर रहे थे। समय बीतता गया और यही जो बहुत सारे जीव इवॉल्व हुए थे, अब ये मछलियों में इवॉल्व होने लगे। अब तरह तरह की मछलियां इवॉल्व होने लगी, विकसित होने लगी। पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स भी अब इवॉल्व होने लगे। एक बहुत ही अलग प्रकार की बैक्टीरिया इवॉल्व हुई उस समय, जो समुद्र के पानी से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खाती थी, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती थी। वो कई करोड़ साल जब बीत गए, जब 10-15 करोड़ साल बीत गए, तब समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई इस बैक्टीरिया की वजह से, जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही थी, कि अब जो नई नई मछलियां इवॉल्व हुई थी जिनमें 4 लिम्ब्स था, वो भी अब ऑक्सीजन बाहर लेने के लिए समुद्र से बाहर आना चाहती थी। इनमें से एक बहुत ही स्पेशल मछली थी। वो क्या करती थी, थोड़ी देर के लिए बाहर आए, ऑक्सीजन ले, फिर पानी में चली जाए, फिर थोड़ी सी बाहर जमीन पर आकर लिपटे, फिर ऑक्सीजन ले, फिर चली जाए। धीरे धीरे करते 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 इसने जमीन पर सांस लेना सीख लिया, इसने जमीन पर रेंगना सीख लिया इस मछली ने। और धीरे धीरे करते करते ये अब जमीन पर रहना भी सीख ली। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मछली ही हम सबकी परदादा है। और इस मछली का नाम रखा गया है आज के समय में टिकटालिक। ये धरती पर ऐसी पहली घटना थी कि कोई भी जीव अब जमीन पर भी रहने लगा था। जमीन पर भी रह सकता था और पानी में भी रह सकता था, मतलब वो एम्फीबियन था। और जैसा आपको पता होगा कि यही एम्फीबियंस आगे चलकर रेप्टाइल में भी इवॉल्व होने वाले थे, जैसे सांप वगैरह, जैसे क्रोकोडाइल्स, ये सब भी अब पृथ्वी पर आने वाले थे। और ये जो घटना है टिकटालिक का जमीन पर आने का, ये लगभग आज से 37 करोड़ साल पहले हुआ। अब धरती पर 4 पैर वाले न जाने कितने जानवर इवॉल्व हो चुके थे, छोटे बड़े साइज में बहुत ही तरह तरह के एनिमल इवॉल्व हो चुके थे। उस समय पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे, पेड़ पौधे भी अभी इवॉल्व हो ही रहे थे। छोटे छोटे झाड़ के रूप में थे, जो बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म पेड़ में अभी एवोल्यूट हो रहे थे। इसीलिए ये जानवर एक दूसरे का शिकार करके ही अपना भोजन करते थे। लेकिन आज से 25 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा अद्भुत होता है। एक बहुत बड़े प्रलय के बाद कुछ ऐसा होता है जो धरती के इतिहास को पूरी तरीके से अब बदल देने वाला था, क्योंकि अब पृथ्वी पर आने वाले थे डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो मांसाहारी भी थे, जो शाकाहारी भी थे, जो पानी में भी रह सकते थे और जो हवा में भी उड़ सकते थे। इनफैक्ट जितनी भी आज पक्षियां हैं वो सभी हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स के ही तो वंशज हैं। और पृथ्वी पर
डायनासोर्स का राज आज से 25 करोड़ साल से लेकर लगभग 6 करोड़ साल पहले तक चला। मतलब लगभग 18-19 करोड़ साल तक इस प्लैनेट अर्थ पर डायनासोर्स राज किए हैं। तब तक जब तक अंतरिक्ष से आया एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराकर डायनासोर्स की प्रजाति को लगभग पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया। खत्म क्या कर दिया, वो दूसरे जानवर में इवॉल्व हो गए। आज से 6.6 करोड़ साल पहले हुए डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद लगभग 75% प्रजाति जो उस समय प्लैनेट अर्थ पर रहती थी वो सब खत्म हो गई, विलुप्त हो गई और पृथ्वी अब खाली थी। इसलिए पृथ्वी पर अब ऐसे जीवों को भी फलित फूलित होने का मौका मिल गया जो छोटे से थे, जो स्तनधारी थे, जो हर्बीवोर थे। अब अगले 10 से 50 लाख साल में ही मैमल्स बहुत तेजी से विकसित होने लगे। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगने लगे। पृथ्वी पर इक्वेटर के आसपास बहुत ही घना जंगल होने लगा। बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगल होने के कारण से पृथ्वी पर अब हर्बीवोर जानवरों को फैलने का मौका मिल गया। कुछ पेड़ पर रहने लगे, कुछ जमीन पर, तो कुछ उड़ने वाले हो गए। और इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए एक बहुत ही यूनिक मैमल्स प्रजाति का अब जन्म होता है, जो कि होते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन होते हैं? हम मनुष्य होते हैं, बंदर होते हैं, चिंपैंजी होते हैं, बोनोबो होते हैं, बहुत सारे जानवर, ये सब प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं। धरती पर एक टाइम आता है जब बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये प्राइमेट्स सब धीरे धीरे फैलना शुरू कर देते हैं प्लैनेट अर्थ के अलग अलग जगहों पर। फैलते फैलते लगभग आज से 70 लाख साल पहले यही प्राइमेट सब होमिनिन और चिंपैंजी दो ग्रुप में बट गए। होमिनिन आगे चल के धीरे धीरे पूरा होमोसेपियंस बन गए, जो आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और चिंपैंजी आज भी हम अफ्रीका के घने जंगलों में पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लाखों करोड़ों अरबों साल के एवोल्यूशन से एक छोटी सी बैक्टीरिया, या कहिए उससे भी छोटा सा एक आरएनए का मॉलिक्यूल, इतना जबरदस्त तरीके से इवॉल्व हो गया कि आज एआई तक बना रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ इस शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो से आप बहुत कुछ जान पाए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना।